हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को भारतीय संविधान की कक्षा में, पिछली कक्षा में आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, समझा भी दिया था। और अब हम आप लोगों को अगली कक्षा में या आज की कक्षा में क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज की कक्षा होगी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, देखिए, अगर कोई कार्य को करने के लिए बहुत व्यक्ति हैं तो उसमें त्रुटियां भी हो जाती हैं। उन त्रुटियों को समझाने के लिए, बताने के लिए, उसके पक्ष में दंड देने के लिए कोई व्यक्ति होता है। उसी तरह से भारतीय संविधान में जो आपकी निधि है, 3 निधियां, उन तीनों निधि से पैसा निकालकर खर्च कर लिया जाएगा। तो पैसा निकालने के बाद, खर्च करने के बाद उसको देखने का काम कौन करेगा कि कितना पैसा कहाँ खर्च किए, क्या किए, कैसे किए, कि आप दलाली नहीं न कर गए, धांधली नहीं न कर गए। इसका जो आपको देखने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए, निर्णय करने के लिए और उसकी देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति बैठा होता है, जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है इस व्यक्ति का, जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज की कक्षा इसी पर करेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्त। आज की कक्षा हम लोग करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आज इसकी कक्षा होगी। देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैग। यानी पूरा इसका फुल फॉर्म होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके पीछे कुछ इतिहास है। इसके पीछे क्या है दोस्त? कुछ इतिहास है। इस इतिहास को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके पीछे कुछ इतिहास को देख लेंगे, फिर इसके बाद इसका वर्णन देख लेंगे, कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो इतिहास है, इसके बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि यह कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लाया, कब लाया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नहीं तो वैसे तो शॉर्टकट में हम इसका प्रावधान पढ़ा देते हैं, वर्णन बता देते हैं, कार्य शक्ति बता देते हैं, कार्यकाल बता देते हैं, शपथ बता देते हैं, समाप्त हो जाता। लेकिन कुछ जानकारी थोड़ी सी है, लेकिन वही जानकारी आपको कभी कभी सामान्य व्यक्तियों से आगे लेकर जाने का काम करेगी। ठीक है। आइए देखिए, हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास कहने का तात्पर्य यह है कि कंट्रोलर एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो इतिहास है, यह सबसे पहले आपको कहाँ मिलता था, कैसे आया, कैसे किया गया, किसने लाया, कब इसे संघ में लागू किया गया, कब राज्य में लागू किया गया, कब संघ और राज्य दोनों के लिए लगाया गया, कब संघ से इसे हटा दिया गया, इसको देखने का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, महालेखा परीक्षक। देख लेते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि समय आपका था, समय क्या था? एक समय था, समय है 1858 ईस्वी। समय आपका क्या है? 1858 ईस्वी। जो समय 1858 ईस्वी है, इस समय भारत में
ब्रिटेन का शासन या ब्रिटिश शक्ति का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश शक्तियों का शासन चल रहा था। मात्रा गलत होगी तो देख लीजिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो हाँ छोटी कराएगा कर लीजिएगा, यहाँ पर छोटी। जो आपकी समय 1858 ईस्वी है, यह ब्रिटिश शासन का समय था। जो ब्रिटिश शासन का समय था, उस समय 1858 ईस्वी में एक नया नियम बनकर आया, जिसे कहते हैं क्राउन का नियम। कौन सा नियम? क्राउन का नियम। जो क्राउन का नियम बनकर आया, किसका नियम आया? क्राउन का नियम। उस समय भारत में एक व्यक्ति कार्यरत था। भारत में एक व्यक्ति कार्यरत था। जो कार्यरत था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। जो आपका लॉर्ड कैनिंग है, 1858 ईस्वी में बनाए गए क्राउन के नियम के तहत एक पद लाया, जिसे CAG कहा गया। क्या कहा गया? CAG। लेकिन उसी समय CAG नहीं कहा गया, इसको आगे चलकर CAG नाम दिया जाएगा। उस समय इसका नाम दूसरा था। और यह आप लोगों के लिए जिम्मेदारी दे रहा हूं कि जब 1858 ईस्वी में क्राउन का नियम आया और क्राउन के नियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने एक पद लाया CAG का, लेकिन उस समय CAG पद उसका नाम नहीं था। आप लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि इसको खोजिए क्या नाम था उस समय। लेकिन जो पद लाया वह एक व्यय को खोजने के अधिकारी, खोजकर्ता अधिकारी था। खोजकर्ता अधिकारी। किसका खोजकर्ता? व्यय का खोजकर्ता। किसका खोजकर्ता दोस्त? व्यय। व्यय माने खर्च। खर्च कहां पर हुआ है, कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है, कब, किसने किसने किया है, इसके व्यय को खोजने की जिम्मेदारी उस अधिकारी पर लाई गई। और उस अधिकारी को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? कैग के नाम से, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना गया। अच्छा, कब जाना गया? तो 1919 में इस कैग को 1919 ईस्वी में, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उसी समय जो हाई कैग है व्यक्ति, व्यय की खोज करने वाला अधिकारी था, उसे कैग नाम दिया गया। कहां पर दिया गया? संविधान में। जो 1919 ईस्वी में है, इस कैग को संवैधानिक प्रावधान दिया गया। संवैधानिक मान्यता दी गई। इस कैग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। कैसा अधिकार प्राप्त हुआ? संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस कैग को क्या प्राप्त हुआ दोस्त? संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। उधर नहीं दिखेगा तो देख लीजिए, संवैधानिक के बाद अधिकार लिखे हैं, नहीं दिखेगा तो, दिख रहा है तो ठीक है। 1919 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में क्राउन के नियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने व्यय के खोजकर्ता अधिकारी को बनाया, जिसे 1919 ईस्वी में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। संवैधानिक प्रावधान के तहत इसे अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे 1919 ईस्वी में कैग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। 1919 ईस्वी में यह जब बनाया गया था, यह 1919 ईस्वी में कैग के नाम से जाना गया। तो उसके पहले भी यह किसके लिए काम करता था? संघ के लिए काम करता था। किसके लिए? 1919 ईस्वी में जब इसे मान्यता प्राप्त हुई और 1858 से जब बनाया गया, तो यह केवल संघ के लिए काम करता था। संघ के लिए कार्य करता था। किसके लिए कार्य करता था? ओनली संघ, यूनियन, ओनली यूनियन के लिए कार्य करता था, संघ के लिए कार्य करता था। लेकिन 1935 में आया भारत शासन अधिनियम 1935। कौन आया? समय आ गया भारत शासन अधिनियम 1935। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 में इस कैग को राज्य की भी जिम्मेदारी दे दी गई। किसकी जिम्मेदारी? राज्य की भी जिम्मेदारी दे दी गई कि 1935 में जो अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस कैग को संघ के साथ साथ राज्य की भी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप भारत के संघ और भारत के राज्य दोनों का आप क्या करेंगे, दोनों के व्यय कितना हुआ है, कहां पर व्यय हुआ है। व्यय का अर्थ होता है खर्च। कितना व्यय हुआ है, कहां पर व्यय हुआ है, इसका आप क्या लगाएंगे? पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त?
पता। अब पता लगाने के बाद आपको कहां प्रस्तुत करना है यह भी आपको बताया जाएगा। कहां बताया जाएगा? तो संविधान में प्रावधान कर दिया गया, तो संविधान में उसका वर्णन किया गया। लेकिन अब भारतीय संविधान में जब इसका वर्णन देखेंगे, जो नया बनकर तैयार हुआ आजादी के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। तो बताऊंगा कि एक आया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1971 के तहत इसको अनेक प्रकार की सुविधाएं दे दी जाती हैं। वह संसदीय अधिनियम था। लेकिन अब इतना आप लोग जान गए कि भारत शासन अधिनियम 1858 में आया क्राउन का नियम। क्राउन के नियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने एक अधिकारी की स्थापना की जिसे कहते हैं व्यय के खोजकर्ता। लेकिन उस समय इसे व्यय खोजकर्ता के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में 1919 ईस्वी में इसे संवैधानिक प्रावधान मिला और संवैधानिक प्रावधान के तहत इसे कैग के नाम से जाना जाने लगा। और 1935 ईस्वी में, यानी इससे पता चलता है कि 1934 ईस्वी तक राज्य के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत में कह रहे हैं कि भारत में राज्य के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बनाया गया था। इसका तात्पर्य यही न हुआ, जब 1934 तक नहीं बनाया गया था, तब 1935 में राज्य के लिए इसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप राज्य के भी वित्त, आय, व्यय आदि की जानकारी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और सबको नियंत्रण करने का काम करेंगे और उनमें महालेखा परीक्षक का भी काम करेंगे आप। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यह इसके बारे में जानकारी थी। अब यहां से इसका वर्णन देखेंगे। वर्णन का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहां पर मिलता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट बनाइए या तो लिखते रहिए। अब आगे चलते हैं वर्णन। इसके वर्णन के बारे में देख लेते हैं कि जो इसका वर्णन मिलता है कहां कहां पर मिलता है। जो आपका लॉर्ड कैनिंग है, क्या लॉर्ड कैनिंग तक ही सीमित रह गया कि आगे भी इसको भारतीय संविधान में रखा गया? तो आप लोग आशा करता हूं कि जान गए होंगे। जानने का तात्पर्य यह है कि यदि इसे भारतीय संविधान में नहीं रखा गया होता तो यहाँ पर पढ़ने का तात्पर्य क्या है, अर्थात क्या यह संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाया गया है कि भारतीय संविधान में है? तो आइए देख लेते हैं। अब इसके वर्णन के बारे में देखेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरा होगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जी से जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इतिहास देख लिए, इसका वर्णन देखेंगे। इसके वर्णन में देखेंगे कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है। क्या यह संविधान में इसका वर्णन मिलता है? तो हाँ, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में कहां पर मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, भाग 5 में मिलेगा तो क्या भाग 5 अनुच्छेद में नहीं बटा है? क्या बटा है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 148, अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक मिलता है। अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक किसकी चर्चा मिलती है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 148 से 151 तक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन मिलता है। CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद नंबर 148 से 151। चलिए देख लेते हैं कि जो आपका भाग 5 है उसमें अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है, यह 48 में क्या कहा गया है, 49 में क्या कहा गया है, 50 में क्या कहा गया है, 51 में। एक तरह से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देख लेते हैं। एक बार मैं उनका विस्तृत वर्णन करके बता दूंगा। आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 148, अनुच्छेद 148, फिर अनुच्छेद
149, अनुच्छेद नंबर 150 और अनुच्छेद नंबर 151। इन 4 अनुच्छेद में सोच लीजिए, यह जो आपका कैग है भारत का कितना बड़ा अधिकारी है। आइए देखते हैं। आइए, देखने का तात्पर्य यह है कि जो आपका यह हमने बताया कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इतना बड़ा अधिकारी है कि इसके लिए 4 अनुच्छेद दे दिए गए हैं। ध्यान से सुनिए। तो जो आपका 148 है, अनुच्छेद नंबर 148, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी चर्चा की गई है। आइए देख लेते हैं। जो इसका कैग का 48 है, अनुच्छेद नंबर 148, इसमें क्या है? तो इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर 148 में क्या मिलता है? अनुच्छेद नंबर 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है। लेकिन 149 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 149 में कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन मिलता है। कार्य एवं शक्तियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कि किसके कार्य का? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक शब्द में बोले तो CAG, कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन मिलता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 149, 149 में मिलता है। जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसका वर्णन कहां पर किया गया है? संविधान के भाग नंबर 5 के आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 148 में किया गया है। और 49 में जब उसे रख दिया गया तो इसको फ्री में थोड़ा रखा जाएगा या घर में ही बैठा लगा कुछ काम करवा तब खाए के मिले। ठीक है, बैठ के गोड़ हिलेबे खाइबे 12-4 थपड़ा गिर जेबे, वो वाला हाल है। पहले कहा गया ना कि भारत का एगो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, फिर कहा गया कि फ्री में बैठ के खाई आज एहू के कुछ काम था। सुन, तो एहू के काम देवल गए भैया। कब काम दिया गया? तो इसको अनुच्छेद नंबर 149 में कह दिया गया कि बाबू भाई तोड़ काम रही। अभी काम बताऊंगा आगे, चिंता मत करिए, खाली थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। लेकिन अनुच्छेद नंबर 150 में बताया गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा का प्रकार, लेखा या लेखों का प्रकार, कितना प्रकार से यह लेख महालेख प्रस्तुत कर सकता है, इसको भी बताऊंगा आगे, देखिएगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन जो आपका 151 है, जो आपका 151 है, इसमें कहा गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्ट। अच्छा, ये प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो कहां करेगा और कितने प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ये देखा जाएगा। चिंता मत करिए। देखिए, हम बताएं कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन, इतिहास इसके पहले पढ़ाए, छोटा टॉपिक था, उसको बताएं। फिर इसके बाद वर्णन बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में मिलता है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में मिलता है। और जो भाग नंबर 5 में मिलता है यह अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद कहां मिलता है? 148 से 151, 148 से 151 तक अनुच्छेद नंबर 148 से 151 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का वर्णन मिलता है। सोचिए, यह भारत का कितना बड़ा अधिकारी होगा जिसके लिए केवल 4 अनुच्छेद, एक व्यक्ति के लिए 4 अनुच्छेद दे दिए गए हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्त,
अच्छे से पढ़िएगा। आइए देखिए, फिर कह रहे हैं कि अनुच्छेद नंबर 139 में क्या कहा गया, 149 में क्या कहा गया, 150 में और 151। अनुच्छेद नंबर 148 में कहा गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन, इसमें इसका वर्णन मिलता है। 49 में इसकी शक्तियों का वर्णन मिलता है, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियां। लेकिन 50 में इसके लेखों का प्रकार या लेखा का प्रकार मिलता है। लेकिन 51 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, रिपोर्ट को प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे देखते हैं क्या देखेंगे। अब इसके वर्णन को देखें तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका कार्य देखेंगे, शक्ति देखेंगे, नियुक्ति देखेंगे, शपथ देखेंगे और इसको शपथ, हाँ शपथ बता दिए कितना, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद अगली कड़ी में देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या कैसे प्रस्तुत किया जाता है, यह कैसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कैसे जाता है समिति के पास जाता है, कितने प्रकार के आपके निधि हैं, निधि से कैसे पैसा निकाला जाता है, पैसा निकालने के बाद कैसे कार्य किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया, इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, 48, 49, 50 से 51 को हमने बता दिया। चलिए देख लेते हैं, वर्णन भी हमने बता दिया। तो अब इसके नियुक्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसकी किसकी नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देखेंगे। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो नियुक्ति पढ़ेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। जब नियुक्ति हो जाएगी तो इसका शपथ पढ़ेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शपथ पढ़ेंगे, नियुक्ति पढ़ेंगे, शपथ पढ़ेंगे। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है। क्या क्या देखेंगे उसको देखने का काम करते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, फिर इसके बाद कार्यकाल या पदावधि भी देखेंगे। इसका क्या देखने वाले हैं, इसका कार्यकाल, या पदावधि, कार्यकाल या पदावधि भी देखेंगे। मतलब इसका काम कितने साल का होता है। अच्छा, अपने इस पद पर रहते हुए यदि गलती कुछ कर दिया तो हटाएंगे, लेकिन इसके कार्य और शक्ति देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, कार्य और शक्ति, इसका कार्य और शक्ति भी देखेंगे। यदि यह अपने शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, अच्छा काम नहीं किया, तो इसे हटाएंगे भी। जब हटाएंगे तो इसे कहते हैं पद मुक्ति, पद मुक्ति। इसे हटाएंगे क्यों, तो इसकी असमर्थता देखेंगे। इसको हटाने के लिए, पद मुक्ति देने के लिए असमर्थता देखी जाती है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ना है। असमर्थता भी दो प्रकार, कैसे कैसे होगा इसको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्त, राष्ट्रपति करता है। और जो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, यह अपने मन से कर देता है का, मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। किसकी सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, नियुक्ति करता है तो अपने मन से करता है कि इसका वर्णन कहीं पर मिलता है, तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में मिलता है। कहाँ मिलता है, अनुच्छेद नंबर 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की सलाह से। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। और जो इसकी नियुक्ति हो गई तो इसको शपथ दिलाया जाएगा। इसको क्या दिलाया जाएगा, शपथ। आइए देखते हैं, जब यह शपथ देगा तो इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ भी दिलाने का काम ही राष्ट्रपति चचा करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
अच्छा, अपने मन से राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा का? नहीं, अनुसूची नंबर 3 के तहत दिलाता है। किसके तहत दिलाता है? अनुसूची नंबर 3 में अन्य अधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची नंबर 3 के तहत आपका जो राष्ट्रपति होता है अपने द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रिमंडल की सलाह से सीएजी को शपथ दिलाने का काम करता है। जो शपथ दिलाता है किसके तहत दिलाता है? तो अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ दिलाता है। और जो अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ दिलाता है वह शपथ किसके समान होती है? तो यह शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान ही इसकी शपथ दिलाई जाती है। चलिए देखिए, अगर यह बंदा चाहे तो क्या त्याग पत्र दे सकता है? कार्यकाल या पदावधि तो बताएंगे, आइए यहां पर देख लेते हैं। जो यह सीएजी है यदि चाहे अपने काम से उब गया हो, एकदम परेशान हो गया हो कि अब हम ना करम नौकरी, क्यों कुछ करी हमार ना करी, अरे भैया तब तो आपको कहा है, आपको स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में, आपको त्याग पत्र देने की स्वतंत्रता है। शपथ हो गया, अब इसका देखेंगे त्याग पत्र कि यह काम करते करते यदि औजा गया तो यह क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। अच्छा, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा दोस्त? यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। कौन? तो सीएजी। सीएजी आपका जो सीएजी है यह अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति का अधिकार इसके किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 148 में। अपने मन से राष्ट्रपति नियुक्त करता है? नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह से। इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ भूमिका होती है, ज्यादा भूमिका नहीं होती है लेकिन होती है। अब राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, शपथ का अपने मन से दिलाता है, कुछ आम जाओ कुछ खिला देगा शपथ में? नहीं, जो शपथ दिलाता है अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ दिलाता है। और किसके समान? किसके समान शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तहत ही यह आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान ही अनुसूची नंबर 3 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाता है। यदि काम को करते करते वह सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परेशान हो गया तो क्या वह अपने पद से मुक्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या करेगा? आसानी से एक का दे दे, त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे? त्याग पत्र। अब किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति महोदय को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। चलिए अब इसका कार्यकाल एवं पदावधि देखते हैं। तो इसके कार्यकाल एवं पदावधि में दो बातें आपको ध्यान रखना है कि इसका कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? अधिकतम 65 वर्ष तक या 6 वर्ष का, या 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष का या 6 वर्ष का होता है। वर्ष तक अधिकतम 65 वर्ष तक या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा कि कोई आपका सीएजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वह कब आ गया? तो वह 50 वर्ष की आयु में सीएजी बन गया। कब बन गया? 50 वर्ष की आयु में। तो यह जो 50 वर्ष की आयु है वह अब 65 वर्ष तक थोड़ा कुछ शासन करेगा नहीं, तब वह देखा जाएगा कि 50 वर्ष में आया है तो इसको 6 साल कार्य करना है। तो यह 56 वर्ष की आयु में, कितने आयु में? 56 वर्ष की आयु में इसे क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा कि आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। और जब कोई सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जब कोई सीएजी भारत का क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि 60 वर्ष की आयु में आता है, कब वर्ष की आयु में? 60 वर्ष की आयु में, तब भी इसे कब वर्ष का कार्यकाल करना होगा?
65 वर्ष तक ही करना होगा, ध्यान दीजिएगा। जब वह 50 में आएगा तो 6 वर्ष करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह 65 वर्ष की आयु तक, अपने 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो 50 में आएगा तो इसको 6 वर्ष दिया जाएगा कि बाबू आपको अभी 6 वर्ष काम करना है। लेकिन 60 में आ गया, अब नहीं 60 में नहीं, इसको 62 में लाते हैं। जब 62 में आ गया तो वह क साल काम करेगा? 65 वर्ष तक न काम करेगा। क वर्ष तक करेगा? 65 वर्ष की आयु तक करेगा। तो इसका कार्यकाल क साल हुआ? 3 साल न हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि यदि वह क वर्ष 65 वर्ष से पहले आ जाएगा, 65 वर्ष से पहले, तो जो साल बचा रहेगा 65 साल में 10 साल करेगा। या 65 वर्ष से ढेर पहले आ गया, 50 साल में आ गया, 55 साल में आ गया, तो वह अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा करेगा। उसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष तक या 6 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो पहले आ जाएगा। लेकिन यह जो कार्यकाल इसका होता है 65 वर्ष तक या 6 वर्ष का, यह इतना बड़ा अधिकारी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी आलोचना की जाती है कि इसका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि जो आपका लेखा परीक्षक और लेखानुदान, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो कार्य होता है, आपका लेखांकन होता है, लेखा परीक्षण, लेखांकन और लेखा परीक्षण का जो कार्य होता है वह 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस कारण इसकी आलोचना की जाती है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। आइए देखिए, फिर इसके बाद जो आपका इसका कार्यकाल होता है, इस सीएजी का कार्यकाल जो आपका यूके है, क्या यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और आपका यूएसए, इन दोनों में इसका कार्यकाल कितना होता है? तो यूके में इसका कार्यकाल लगभग आपका, यूके में इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यूके में इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्त? 10 वर्ष का। यूके में इसका कार्यकाल 10 वर्ष का, और यूएसए में इस कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल 15 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष का होता है। हो गया। देखिए, जो आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसका कार्यकाल कहां पर कितने वर्ष का होता है, कहां पर कितने वर्ष का होता है, इसको भी हमने बता दिया। तो यूके में इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 10। लेकिन यूएसए में इसका कार्यकाल क साल का होता है? 15 साल का। प्रश्न यह सामान्य लोगों से आपको ऊपर लेकर जाएगा, नहीं तो आप केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में जानते तो इतना ही जान पाते। यदि आपने अधिक जानने का प्रयास किया तो आपने अधिक जाना कि यूके में इसका कार्यकाल 10 वर्ष और यूएसए में इसका कार्यकाल 15 वर्ष का होता है। हो गया। आइए देखिए इसके कार्य एवं शक्ति के बारे में। इसको, यह बड़ा टॉपिक हो जाएगा। सुनिए, इसकी जो कार्य और शक्ति है यह बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। और पद मुक्ति को आज देख लें, देखते हैं, टाइम मिल जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो आगे देखेंगे। जो इसकी पद मुक्ति का प्रावधान है, शपथ बता दिए, इसका जो पद मुक्त है, ठीक है, इसकी जो पद मुक्ति का कार्य है उसको देखने का कार्य करते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्त, इसकी पद मुक्ति को पढ़ लेते हैं, कार्य और शक्ति को अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा और हम लोगों के लिए परेशानी होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसकी पद मुक्ति के बारे में आपको बता देता हूं। पद मुक्ति अच्छा टॉपिक है, इसमें देख लेते हैं। फिर इसके बाद अगली टॉपिक में बहुत अभी टॉपिक बचा है, इसके बारे में बहुत बचा है, उसको देखेंगे। तो आइए, जो इसकी पद मुक्ति का प्रावधान है, इसके पद मुक्ति के बारे में देखते हैं कि इसकी पद मुक्ति का वर्णन कैसे किया जाता है। जब यह आपका सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहुत ऐठने लगे, बहुत काम खराब करने लगे, चुतियापा बतियाने लगे, 3-5 करने लगे, किसी मंत्री का काम बिगाड़ दे जाकर कुछ दूसरे काम करने लगे, तब इसके लिए प्रावधान दिया गया है पद मुक्ति का प्रावधान। कैसा प्रावधान दिया गया है? पद मुक्ति का प्रावधान दिया गया है। किसका प्रावधान? अरे भैया देखिए, भारतीय संविधान इतना दर्शन, क्या कह लीजिए, दर्शन से जोड़कर बनाया गया है कि जो ऐठता है उसके लिए नकेल कसा रहता है, नकेल कसने का काम किया जाता है। ढेर ऐठवे बाबू बलतिया जीवे, थपरिया जीवे। जब राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा गया तो सीएजी कौन खेत का मुरई है, सीएजी को हटा दिया जाएगा। देखिए,
जो आपका सीएजी होता है इसको भी हटाने का काम कैसे किया जाता है, तो जो आपका सीजेआई था और अन्य न्यायाधीश थे उसी की तरह किया जाता है। इसको हटाने का काम कैसे किया जाएगा, तो इसकी जो पदमुक्ति होती है, किसकी पदमुक्ति, आपके सीएजी की पदमुक्ति, सीएजी की पदमुक्ति दो आधार पर की जाती है। कितनी आधार पर, तो सीएजी के पदमुक्ति दो आधार पर की जाती है। पहला वाला असमर्थता के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, असमर्थता के आधार पर, यानी सीएजी अपने इस सीएजी जो बना है वह इस सीएजी के पद के लायक नहीं है, बबुआ इसको हटा दो, यह कहलाएगी असमर्थता। और दूसरा वाला साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। किसके आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर। और जब इसके साबित कदाचार के आधार पर इसको हटाया जाएगा ना, तो ऐसे ही थोड़ा साबित कदाचार या असमर्थता ला दिया जाएगा। साबित कदाचार को लाने के लिए हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अब बहुमत हमको मिलेगा कहाँ, संसद में मिलेगा। तो हमको चलना पड़ेगा इसको हटाने के लिए संसद में। कहां पर जाएंगे, संसद में। इस संसद में दोनों सदन से, किस सदन से, इस संसद के दोनों सदन से, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। इस संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से, ठीक है। इस लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से हमको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, विशेष बहुमत की। जब तक दोनों से विशेष बहुमत नहीं मिलेगा, कैसा बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हमको विशेष बहुमत नहीं मिलेगा तो हम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटा या नहीं पाएंगे। विशेष बहुमत का तात्पर्य हुआ कि 2/3 आपकी क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत साबित होना चाहिए। 2/3 का होना चाहिए, बहुमत साबित होना चाहिए। और 2/3 जो हम बहुमत साबित करेंगे इस संसद में ही कर पाएंगे। 2/3 संसद में बहुमत साबित करना इतना आसान काम समझ रहे हैं का। जब इतना कर लेंगे तब हमको भेजना पड़ेगा किसके पास, जब हम 2/3 साबित कर लेंगे तब भेजेंगे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे दोस्त, राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति चाचा साइन करेंगे तब जाकर हाई आपका पद से मुक्त होगा या हटेगा। यह रहा आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हटाने का प्रावधान। द्वितीय आधार पर हटाएंगे, असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर। हटाने का क्रिया जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की थी वही है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की क्रिया थी उसी तरह से इसको हटाएंगे। उसकी क्रिया क्या थी, असमर्थता या तो साबित कदाचार। ये दोनों सिद्ध करने के लिए हमको जाना पड़ेगा संसद में। संसद में एक सदन से ना होगा, दोनों सदन में, लोकसभा से और राज्यसभा से हमको लेना पड़ेगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 सदस्य से बहुमत पारित कराओ। पारित कराने के बाद इस बिल को भेजो कहां पर, राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब जाकर आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हटेगा। तो आशा करता हूं कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और मिलूंगा अगली कक्षा में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य शक्ति को लेकर एवं उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को लेकर आऊंगा। जाने की आज्ञा दीजिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।